स्क्रीन पे एक सीन देख रहे हैं आप और इस सीन में क्या दिखाई दे रहा है। राइफल्स, हथियार पड़े हुए हैं, सेना की वर्दी पड़ी हुई है, टोपियां पड़ी हुई हैं, पीछे टैंक खड़े हैं। ये नज़ारा कहाँ का है? तो ये नज़ारा है तुर्की में होने वाले तख्ता पलट का 2016। लेकिन आज अचानक से इस चीज को क्यों याद कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक दूसरे शख्स को देख रहे हैं आप। ये कौन है? इन्होंने हाल ही में अर्दोगन को बहुत कड़ी चुनौती दी है इस्तांबुल में, और इस्तांबुल के मेयर बन चुके हैं ये। इन्होंने अब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस स्टेटमेंट से इजराइल और अमेरिका तो बहुत खुश है, लेकिन अर्दोगन जो बार बार नेतन्याहू को कसाई कहते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जानेंगे क्या चल रहा है तुर्की के अंदर। क्या अर्दोगन के विचारों का अब विरोध शुरू हो गया है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार 21 युद्धपोतों को क्यों उतार दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। करीब 20-21 अप्रैल को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन हमास के चीफ इस्माइल हानिया से मिलते हैं, और इस्माइल हानिया मिलने के लिए कहां पहुंचते हैं? इस्तांबुल जो कि तुर्की का सबसे बड़ा, सबसे बिजी, सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर बैठकें होती हैं शनिवार को। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय इस मीटिंग के बारे में चीख कर जानकारियां देता है। अर्दोगन ने इस्माइल हानिया के साथ लंबी बातचीत की, और बातचीत करने के बाद ये प्रेस में आए, और प्रेस में इन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों एकजुट हो जाओ। अर्दोगन ने इस दौरान गाजा में इजराइल की कार्रवाई को मानवता के लिए एक धब्बा कहा, और कहा कि जो इजराइल कर रहा है वो अपराध है, उसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता है। तुर्की मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 2.5 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली। अर्दोगन ने हमास को एक मुक्ति समूह और इजराइल को नाजियों से भी बदतर करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ फलस्तीनियों को एक हो जाना चाहिए, और जीत का एकमात्र रास्ता है कि आप एक होएंगे, तभी आप जीत पाएंगे। हमास को अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन तुर्की ने हमास को फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाला संगठन कहा है। अर्दोगन ने ईरान और इजराइल के बीच हाल में बढ़े तनाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की आड़ में इजराइल को किसी तरीके की छूट नहीं मिलनी चाहिए। पिछले साल अर्दोगन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एडोल्फ हिटलर से तुलना किया था, इजराइल को एक टेररिस्ट स्टेट कह दिया था। हमास का भी तुर्की ने खुलकर समर्थन किया था, और आपको बता दें 2011 से ही हमास का तुर्की में एक कार्यालय है। अर्दोगन और हमास चीफ हानिया के बीच में बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। हालांकि तुर्की के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि अंदर खाने वो इजराइल के साथ व्यापार भी कर रहा है, पर अर्दोगन खुल्लम खुल्ला कई बार विरोध में बातें कहते हैं। तुर्की ने हाल में एक एक्शन भी लिया है। अल जजीरा की खबर देख सकते हैं। 54 प्रोडक्ट इजराइल को देने से मना कर दिया है। ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा था, पर अब लगता है कि तुर्की के अंदर एक अलग हवा चल रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? इस शख्स को देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस शख्स का नाम है इकरम इमामोग्लू। ये कौन है? इन्होंने हाल ही में जीत दर्ज की है, और ये इस्तांबुल के मेयर हैं। इस्तांबुल का महत्व कैसा है, इसको ऐसे समझिए कि खुद अर्दोगन ने ये कहा कि समझ लो, अगर इस्तांबुल पर जिसका कब्जा होगा, तुर्की भी उसी की होगी, तुर्की पे राज उसी का होगा। राष्ट्रपति अर्दोगन ने ये बात इसलिए कहा था क्योंकि एक ज़माने में राष्ट्रपति अर्दोगन भी यहाँ इस्तांबुल के मेयर थे, और उसके बाद फिर आगे बढ़कर वो राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। इकरम इमामोग्लू को भी माना जाता है कि राष्ट्रपति पद का दावेदार। अब इन्होंने बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की थी, और इस जीत के बाद अर्दोगन को हिला कर रख दिया था, क्योंकि ये जीत अभूतपूर्व जीत मानी गई। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें
इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू ने कहा कि इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हमला करने वाली हमास को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए। तुर्की के सबसे बड़े शहर के मेयर इमामोग्लू के बयान को राष्ट्रपति और खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा समझने वाले रजब तैयब अर्दोगन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इमामोग्लू का बयान राष्ट्रपति अर्दोगन के स्टैंड से एकदम उलट है, जिसमें वो हमास को फलस्तीनी लोगों के लिए लड़ने वाला संगठन कहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी, लेकिन उनके विरोधी इमामोग्लू के बयान ने साफ कर दिया कि तुर्की में अब हमास के खिलाफ आवाज उठने लगे हैं। ये लोग राजनीतिज्ञ हैं, ये जब तक जनता का नब्ज नहीं पकड़ते हैं तब तक ये कोई भी बयान नहीं देते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट देने का मतलब है कि तुर्की की जनता में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस हमले को सही नहीं मानता है। हालांकि इन्होंने फलस्तीनियों पे हो रहे अत्याचार को भी गलत बताया, हमास को आतंकी संगठन माना, लेकिन इजराइल जो कर रहा है उसे भी सही नहीं माना। और विरोध अगर जनता के अंदर आ जाता है ना, तो तुर्की के राष्ट्रपति के लिए एक टेंशन वाली बात है, क्योंकि 2016 में तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है और करीब 4 बार तुर्की के अंदर तख्ता पलट की कोशिशें हुई हैं। मतलब ये देश उतना भी स्थिर नहीं है जितना स्थिर इस वक्त दिख रहा है। ऐसे में जनता की सोच बहुत ज़्यादा मायने करती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर इस रूट को देख रहे हैं आप। रेड सी का ये रूट पिछले कुछ समय से काफी हद तक शांत था, लेकिन भारत आ रहे एक जहाज पर हमले के बाद एक बार फिर से ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और गर्म मुद्दा बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरोप हो, ईस्ट अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, या फिर मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ चाइना हो, ये एक ऐसा रूट बनाता है जो व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रूट है। इसे छोड़कर फिलहाल के लिए जाया नहीं जा सकता है। अब इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि रेड सी में जिस तरीके से हालात हैं, उनको देखते हुए भारत ने अब 21 युद्धपोतों की यहाँ पर तैनाती कर दी है। यानी अपने सामानों की रक्षा करने के लिए भारत यहाँ पर अपनी नौसेना को उतार रहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल शिपिंग को भी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। यहाँ अभी अगर आप फिलहाल देखेंगे तो माना जा रहा है कि जल्द ही रेड सी की तरफ अमेरिका के युद्धपोत भी पहुंचेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं USNI न्यूज की ये खबर है, जिसमें इस वक्त अमेरिका के युद्धपोत और वॉरशिप की तैनातियों को लेकर दिखाया जा रहा है। किस तरीके से जापान के पास 3, एक यहाँ ईरान के पास, तो वहीं बाकी इधर उधर तैनात हैं। फिलहाल के लिए रेड सी इलाके में भी युद्धपोतों की जरूरत है और कहा जा रहा है कि अमेरिका भी अब यहाँ इन इलाकों में मूव करेगा, क्योंकि कल लगातार 4 जहाज़ों पर हमले हुए हैं और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।